नमस्कार दोस्तों, एचडीएफसी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी मार्केटिंग कैपिटल है 11.62 लाख करोड़ रुपीस। ये कंपनी इतनी कीमती है कि इंडिया के टॉप बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक को मिलाया जाए तो ये एचडीएफसी के बराबर पहुंचते हैं। इन सारी कंपनीज को कंबाइन किया जाए तो उसकी वैल्यूएशन एचडीएफसी के बराबर पहुंचती है। और वही इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए, लास्ट 23 ईयर्स में इस बैंक ने 48,000% का रिटर्न दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप 1999 में अगर उस स्टॉक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो आज वो 48 लाख रुपीज होते। इतना हाई रिटर्न पिछले 20 साल में बिग कंपनीज लाइक इन्फोसिस, अमेजॉन, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट ने भी नहीं दिया है जितना एचडीएफसी ने दिया है। और वही इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो इन 2009 इस कंपनी का रेवेन्यू था 28,000 करोड़ रुपीज। वही फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू था करीब 1,78,000 करोड़ रुपीस। जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में जिसने बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है रिटर्न के मामले में। और उसी के साथ साथ एसबीआई बैंक को, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, उसको भी रेवेन्यू के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 7 बैंक को मिला के कम्पीट किया जाता है तो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर बहुत ज्यादा हो गए, बट ये सच नहीं है। वो अलग बात है कि ईयर बाय ईयर इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, बट वही उनके कस्टमर बेस की बात की जाए तो एचडीएफसी के अकेले की कस्टमर बेस है सिर्फ 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़। और वही उनके कॉम्पिटिटर एसबीआई के अकेले की कस्टमर बेस है 48 करोड़। यह है इंडिया के टॉप 6 बैंक जिनके कस्टमर बेस है 101 करोड़। और वही दूसरी तरफ है एचडीएफसी बैंक जिनका कस्टमर बेस है सिर्फ 12 करोड़। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल आया होगा कि इतनी कम मार्केट शेयर तो भी इतनी ज्यादा मार्केटिंग वैल्यूएशन कैसे? इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री को। एचडीएफसी को 1977 में हसमुख भाई पारिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था एज अ लेंडिंग फर्म, जिसे हम शॉर्ट में समझे तो लोन देना। और ये इंडिया का पहला स्टार्टअप था जो कि लोन देता था, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे। इस कंपनी को 1 साल चलाने के बाद में इन 1978 जो भी हसमुख भाई पारिक थे, इनकी किस्मत बदलती है, जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है एचडीएफसी बैंक के करियर में। जब हसमुख भाई पारिक के भतीजे दीपक पारिक उनके कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ एम्प्लॉयर। दरअसल दीपक पारिक आज के तारीख में मोस्ट रेप्यूटेड पर्सन है बैंकिंग सेक्टर के, जो फॉर्मर चेयरमैन थे एचडीएफसी बैंक के। ये इंसान बहुत स्पेशल है, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1949 में हुआ था। और आफ्टर दैट इन्होंने अपनी बीकॉम की और आफ्टर दैट शिफ्ट हुए लंदन को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने। और आफ्टर दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये बैंक में काम करते हैं। और वहां से हसमुख भाई पारिक, जो कि इनके चाचा थे, वो इन्वाइट करते हैं अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए एज ए एम्प्लॉयर। बट दिन ब दिन उनके रोल बढ़ते गए और एज ए एंटरप्रेन्योर उन्होंने इस कंपनी को संभाला। और ये वो शख्स है जिन्होंने कई लोगों को अपना घर बनाने में मदद की है। और इन अगस्त 1994 ये पहली प्राइवेट बैंक बनती है इंडिया की जिसे आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस देता है। बट अब सवाल आता है कि एचडीएफसी ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज की जिससे ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। सो बेसिकली एचडीएफसी ने इन 3 गैप्स को फाइंड किया इंडियन मार्केट में, जिसमें से सबसे पहला गैप था लोन। दोस्तों, इन 1970 to 80 इंडिया में एक भी बैंक नहीं था जो कि लोन देता था। बट इन 1978 एचडीएफसी पहला बैंक ऐसा बनता है जिसने लोन दिया था। और वो देश का सबसे पहला लोन था जो कि डीबी रेमेडीज को दिया गया था, जिसकी वैल्यू थी 30,000 रुपए, जो 10.5% इंटरेस्ट रेट पे दिया गया था, जो इंडिया का सबसे पहला होम लोन था। और वहां से ही कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन स्टार्ट हुआ। और एचडीएफसी पहला बैंक ऐसा बना जिसने लोन की प्रक्रिया स्टार्ट की। सेकंड गैप था मोनोपोली ऑफ अ गवर्नमेंट बैंक। सो इन 1990s कोई भी इंसान प्राइवेट बैंक पे भरोसा नहीं करता था बिकॉज ऑफ अ स्कैम। बट वही दीपक पारिक वो इंसान थे जिन्होंने इसे फेयर यूज में लिया। दरअसल 2002 तक जो भी एचडीएफसी बैंक हुआ करता था, वो वर्ल्ड बैंक से कम इंटरेस्ट में लोन लिया करता था। और जो भी कस्टमर्स होते थे एचडीएफसी बैंक के, उन पे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दिया करता था। और वहां से ही एचडीएफसी बैंक अपना मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बना लेते थे। बट आफ्टर 2002 जो भी एचडीएफसी बैंक है, उनको इंडियन मार्केट में एक गैप दिखा। वो था कॉर्पोरेट बैंक ट्रांजैक्शन।
दरअसल इन 1998 जो भी कॉर्पोरेट बैंक हुआ करते थे, यानी कि जो भी प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, वो एक स्टेट तक ही सीमित थे, यानी एक ही राज्य तक सीमित थे। यानी कि प्राइवेट बैंक दूसरे स्टेट में इजीली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता था। इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझे तो जस्ट अज्यूम दो इंसान है, जय एंड वीरू। जय महाराष्ट्र बैंक का कस्टमर है और जो भी वीरू है ये पंजाब बैंक का कस्टमर है। तो जो भी जय है ये करीब करीब 1 करोड़ रुपीज सेंड करता है वीरू को बाय चेक, और जो भी वीरू है उस चेक को लेके अपने बैंक जाता है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में जाता है, उसे डिपॉजिट करवाता है। बट इसमें डिपॉजिट करने से पहले जो भी पंजाब नेशनल बैंक था वो इनसे प्रोसेसिंग फीस लेता था, जो कि चेक को डिपॉजिट करने का, और उसी के साथ साथ 3 से 4 दिन भी लेता था उस मनी को वीरू के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। सो यहाँ पे जय ने तो अपना पेमेंट कर दिया, बट जो भी वीरू था उसको पैसे मिलने के लिए 3 से 4 दिन लगते थे, और उसी के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी लगती थी, और इसे ही टीडीएस प्रोसेसिंग कहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस टीडीएस प्रोसेसिंग जो भी वीरू था उसको पैसे मिलने के लिए 5 से 6 दिन लग जाते थे, और अलग से उसके जो भी चार्जेस है वो कटते थे। और इसी रीज़न की वजह से जो भी बिजनेसमैन होते थे वो कॉर्पोरेट बैंक पे चेक इशू नहीं करते थे, उसका एक्सेप्ट नहीं करते थे, और वही से कॉर्पोरेट बैंक अपनी मोनोपोली खो रहे थे इंडियन मार्केट में। बट वही एचडीएफसी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सोचा कि हम सभी स्टेट में अपने ब्रांचेस को ओपन करेंगे और कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जस्ट एज हम जय ने वीरू को 1 करोड़ रुपए सेंड किए फ्रॉम महाराष्ट्र बैंक टू पंजाब बैंक। सो जो भी वीरू है उस चेक को लेगा और अपने खुद के एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करवाएगा बाय नियरेस्ट ब्रांच ऑफ एचडीएफसी। सो एचडीएफसी बैंक वाले क्या करते थे कि उस चेक को विदाउट एनी डिले क्लियर कर देते थे, और कस्टमर को कहते थे कि आप एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में इसे डिपॉजिट करवा दो कुछ देर के लिए, मतलब कि जो भी अमाउंट आपने क्लियर किया है आप हमारे एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में ही रखो। और इसके एचडीएफसी को 2 फायदे हुए। पहला, एचडीएफसी अपने कस्टमर को कहता था कि आपने जो भी चेक क्लियर किया है उसको आप हमारे बैंक में इंटरेस्ट फ्री रख सकते हो, इससे कस्टमर को भी फायदा होगा और बैंक को भी। पर कैसे? सो जो भी कस्टमर हुआ करते थे, जो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनको अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता था बाकी बैंक्स में। बट वही एचडीएफसी कहता था कि आप फ्रीली हमारे बैंक्स में आपके पैसे रख सकते हो। और दूसरी तरफ एचडीएफसी को इस तरीके से फायदा हुआ कि जस्ट एज्यूम 5 बिजनेसमैनों ने 5 करोड़ रुपीज एचडीएफसी बैंक में रखे। सो जो भी एचडीएफसी बैंक क्या करता था कि उस पैसे को लेता था और कस्टमर को होम लोन, कार लोन देता था इंटरेस्ट पे, जो कि 10% 12% इंटरेस्ट पे, और वैसे कुछ एचडीएफसी पैसे कमाता था। और दूसरा फायदा था एचडीएफसी का कस्टमर इंक्रीज। दरअसल मोस्ट ऑफ बिजनेसेस एचडीएफसी बैंक के साथ कनेक्ट करने लगे अपने बिजनेसेस को बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। और थर्ड और लास्ट गैप था एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स। दरअसल 1998 टू 2000 जो इंडियन स्टॉक मार्केट था वो ऑफलाइन चलता था, ना कि ऑनलाइन, जिसमें आपको ऑफलाइन सेलर के पास जाके स्टॉक खरीदना पड़ता था। बट इन 2000 जो इंडियन स्टॉक मार्केट था वो ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। जस्ट एन एग्जांपल, एक इंसान है जिसका नाम है प्रशांत, और प्रशांत को 1 लाख रुपीज के 100 स्टॉक खरीदने हैं बाय यूजिंग एसबीआई अकाउंट, यानी एसबीआई बैंक अकाउंट। ये 1 लाख रुपीज अपने ब्रोकर को इशू करेगा बाय एसबीआई अकाउंट टू ब्रोकर अकाउंट जिसके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। उसके बाद ब्रोकर 1 लाख रुपीज अप्लाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जो सेंड किए जाएंगे कोटक बैंक के अकाउंट में। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज के मनी को ट्रांसफर किया जाएगा सेलर के अकाउंट में, जो सेलर हमको स्टॉक सेल कर रहा है। और इतने बड़ी प्रोसेसिंग के बाद बायर को अपना स्टॉक मिल जाता था और सेलर को अपना स्टॉक सेल हो जाता था। बट इस प्रोसेस में मेजरली 2 प्रॉब्लम हुआ करती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी इस ट्रांसफर को होने के लिए 6 से 7 दिन लगते थे बिकॉज ऑफ अलग अलग कैरेक्टर के पास अलग अलग बैंक अकाउंट थे, और अलग अलग बैंक अकाउंट के अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइम्स होते थे। सेकेंड प्रॉब्लम थी अगर ब्रोकर बीच में है और किसी रीजन की वजह से ये ट्रेड नहीं होता है तो सेलर को ब्रोकर की ब्रोकरिंग फीस देनी पड़ती थी फ्रीली। और तीसरी प्रॉब्लम थी अगर बायर के पैसे ब्रोकर तक पहुंच गए तो हर शाम बैंक वेरीफाई करती थी कि ब्रोकर के पास पैसे है कि नहीं जिसमें ये ट्रेड हो पाए। जस्ट एन एग्जांपल, अगर ब्रोकर के पास 1 लाख रुपए है तो बैंक लिमिट देती थी कि ब्रोकर के पास 80,000 तक के ट्रेड करने की एक्सचेंज है। और इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद ये ट्रांजेक्शन होती थी, और ये ट्रांजेक्शन बहुत इनएफिशिएंट और कॉस्टली होती थी। बट वही एचडीएफसी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम था माइक्रो बैंकर। इससे मेजरली बैंकिंग सेक्टर की 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि जिस ट्रांजेक्शन को
होने के लिए 5 से 6 दिन लगते थे, वही ट्रांजेक्शन 2 से 3 दिन में होने लगे। सेकेंडली, एक्सचेंज तुरंत ऑटोमेटिकली चेक किए जाने लगे कि ब्रोकर के पास सफिशिएंट मनी है क्या इस ट्रेड को करने के लिए। और थर्डली, ब्रोकर कम से कम पैसों में स्टॉक एक्सचेंज को कर सकते थे। जिसे हम शॉर्ट में समझे तो ब्रोकर 5 लाख की जगह 1 लाख रुपए रखेगा, बिकॉज फंड इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते थे, तुरंत अकाउंट से जाते थे और आते थे। और इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए माइक्रो बैंकर एचडीएफसी का वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजिक बनता गया है, जो कि स्टॉक मार्केट के सभी कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगा। और जिस रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट के कस्टमर एचडीएफसी पे शिफ्ट होने लगे। सो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, फिर वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेजेबल सीखने को मिला हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।